नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी अध्याय पढ़ने वाले हैं पादप वृद्धि और परिवर्तन। इंपॉर्टेंट है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। जैसे आपने श्वसन पढ़ा था, पादपों में श्वसन, उसी तरीके से ये चैप्टर भी है। शॉर्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं। हॉर्मोन्स है मेनली इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में बोलूं कि वृद्धि का मतलब आप जानते हैं, है ना। और इस चैप्टर के कुछ भाग जो होंगे, ध्यान से सुनना, इस चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आप एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पुष्पीय पादपों का शारीर याद आ रहा है, जिसमें विभजोतक ऊतक पढ़ा था, स्थायी ऊतक पढ़ा था, याद आ रहा है। बस कुछ कुछ चीजें होंगी जो इस चैप्टर की उससे मेल खाएगी। ठीक है, आइए तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि के बारे में। बहुत सारी चीजें बात करेंगे वृद्धि के बारे में, उससे संबंधित लास्ट में आएगा क्या, क्विज। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए वृद्धि की अगर बात करते हैं तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि भाई एक जन्म लेता है एक पौधा, किस रूप में? एक बीज जब अंकुरित होता है तभी वो वृद्धि करता है, नया पौधा बनाता है। बीज कहां से आता है? कहां से आया था बीज? याद करिए, बीज जो था उसके अंदर भ्रूण था। वो भ्रूण जो था वो किससे बना था? निषेचन से बना था। अंडाणु का निषेचन हुआ था नर युग्मक से, तो युग्मनज बना था। युग्मनज ने भ्रूण बनाया था। वो भ्रूण किसके अंदर था? बीजांड के अंदर। वो बीजांड किसमें परिवर्तित हुआ था? बीज में। यही पढ़ा था ना। बीज को डाला, दिया पानी, उग गया, क्या हुई? वृद्धि हुई, पेड़ बन गया, वृद्धि करता जा रहा है। समझ में आया? सीधी सी बात थी क्या कि एक परिपक्व वृक्ष का निर्माण कैसे हुआ कि भैया एक युग्मक था, कौन? निषेचित अंडाणु था, यानी निषेचन हो गया अंडाणु का, क्या बन गया? युग्मनज बन गया। ठीक है, यहां से शुरू हुआ और कब तक चला? जब तक वो वृद्धि कर रहा है। उसने क्या बनाया? युग्मनज बनाया। युग्मनज ने भ्रूण बनाया। भ्रूण बीज के अंदर है, बीज को पानी दिया, बीज अंकुरित हुआ। फिर उस बीज में जो प्रांकुर था, मूलांकुर था, प्रांकुर ने तना बनाया, मूलांकुर ने मूल बनाई, प्रांकुर में तने से शाखा निकली, शाखाओं से पत्तियां थी और पुष्प थे। पुष्प के भाग जो है वो फल में परिवर्तित हुए। तो ये सारी चीजें बन रही थी, नहीं बन रही थी? जड़ें थी, पत्तियां थी, शाखाएं थी, फूल थे, फल थे, बीज थे, ये सारी चीजें बनाई और मर गया। ये पूरा काल जो था, इसमें क्या करी एक पादप ने? वृद्धि तो करी थी कि नहीं करी थी? बस यही तो है वृद्धि का मतलब, सिंपल सा। अरे मेरे भाई, वृद्धि का मतलब हमने 11वीं कक्षा के पहले अध्याय में पढ़ा था। वृद्धि का मतलब क्या? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, याद आ रहा है, भार बढ़ता है, क्या थी? वृद्धि। ठीक है, चले अब बात आ रही है, सामान्यतः वृद्धि जो होती है वो दो चीजों पर निर्भर करती है। किस पे? उपापचय अभिक्रियाएं होती है। उपापचय अभिक्रिया याद करिए दो प्रकार की होती है, एक होती है उपचय और एक होती है अपचय। कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। एक निर्माणकारी अभिक्रिया और एक विघटनकारी अभिक्रिया। निर्माणकारी, विघटनकारी। अब निर्माणकारी अगर ज्यादा होगी, विघटनकारी कम होगी, यानी निर्माण ज्यादा होएगा टूटने से तो ग्रोथ ज्यादा होगी, वृद्धि ज्यादा होगी। और विघटनकारी और निर्माणकारी बराबर हो गई तो ग्रोथ जीरो हो जाएगी। विघटनकारी ज्यादा हो गई निर्माणकारी से, यानी टूटने वाली प्रक्रिया ज्यादा हो गई है बनने वाली प्रक्रिया से, तो वृद्धि कम होती जाएगी। तब जब बुढ़ापा आता है तो विघटनकारी ज्यादा हो जाती है किससे? निर्माणकारी से, है ना। और जब बाल्यावस्था से बड़े होते हैं तो निर्माणकारी ज्यादा होती है। अब जरा खुद सोचिए, इसको अपने ऊपर अपना कर देखिए। जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या हुआ था? सर निर्माणकारी ज्यादा थी, विघटनकारी से निर्माण होता जा रहा था, हाइट बढ़ती जा रही थी। एक समय ऐसा आया हाइट रुक गई, यानी निर्माणकारी विघटनकारी के बराबर हो गई। अब एक समय ऐसा आएगा कि विघटनकारी ज्यादा हो जाएगी तो हम लड़खड़ा जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, वृद्धि कम हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया? तो वृद्धि किस पर निर्भर कर रही है? अभिक्रियाओं पर, केमिकल रिएक्शंस पर। और दो प्रकार की होती है, एक अपचय और एक उपचय, है ना। एक निर्माणकारी, एक विघटनकारी, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? उपापचय अभिक्रिया। दोनों को मिलाकर हम उपापचय अभिक्रिया बोलते हैं। तो कुल मिलाकर वृद्धि किस पर निर्भर कर रही है? उपापचय अभिक्रियाओं पर, यानी निर्माणकारी और विघटनकारी अभिक्रियाओं पर निर्भर कर रही है। अब पादप जो है वो बहुत ही अलग ही ढंग से वृद्धि करते हैं। जरा सोचिए, आपके अंदर ऐसा होता है कि ये दोनों हाथ जो है, इनमें से एक हाथ लंबा होता जा रहा है, एक हाथ छोटा रह गया, एक पैर लंबा होता जा रहा है, दूसरा पैर छोटा हो गया, एक कान लंबा हो गया, एक कान छोटा हो गया। ऐसा तो नहीं होता, बराबर होती है। और अनियमित होती है कि हाथ बढ़ते जा रहे, पैर बढ़ते जा रहे, नहीं ना। एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन इनमें असीमित होती है। मतलब इसमें कोई सीमितता ही नहीं होती है वृद्धि की। कोई शाखा बहुत लंबी होती जा रही है, कोई बहुत कम है ना। तो यहां पर वृद्धि जो होती है वो असीमित होती है। अब देखिए, आगे आने वाले सारे वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं, ये जितने भी लाइनें यहां पर लिखी हुई है ये आप पढ़ चुके हैं। एक पादप में वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा होता है? दिमाग लगाएं। दो प्रकार के ऊतक थे, याद करिए पादपों में। एक विभजोतक ऊतक था और एक स्थायी ऊतक था। कौन विभाजन की क्षमता रखता है? सर विभजोतक ऊतक, है ना। विभजोतक ऊतक लगातार दे दनादन क्या करता है? विभाजन करता है। और क्या बना देता है? सर जी स्थायी ऊतक बनाता है। याद करिए, बताया है ना। तो वृद्धि कौन कराया? सर जी विभजोतक ऊतक कराया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वही क्षमता रखता है।
यही क्षमता रखता है, लगातार विभाजन करता है, निरंतरता इसके अंदर क्षमता होती है, निरंतर क्षमता होती है लगातार विभाजन करने की, किसमें? विभज्योतक ऊतक में। और ये लगातार बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, किसमें? स्थायी ऊतक में। जरा याद करिए, याद करिए, कोई विभज्योतक ऊतक याद है? पार्श्व विभज्योतक ऊतक, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक याद आ रहे हैं कि भूल गए हैं? नीलवटे सन्नाटा, भूले तो नहीं है ना? पक्का ना? अभी मैं याद दिलाऊंगा आपको और भी चीजें, ठीक है? तो कुल मिलाकर इस प्रकार जो विभज्योतक क्षेत्र जो होता है लगातार क्रिया करता रहता है, लगातार विभाजन करता रहता है, जिसकी वजह से नई 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 कोशिकाएं बनती रहती है। वो नई 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 कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता जब खत्म हो जाती है तो वो स्थायी ऊतक बन जाते हैं। याद करिए। अब स्थायी ऊतक भी कैसे थे? दो प्रकार के थे, सरल, जटिल। सरल कौन से थे? 3 प्रकार के, मृदु ऊतक, स्थूल कोण, दृढ़ ऊतक। याद आ रहा है? जटिल 2 प्रकार के, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम भी 4 भागों से बने होते हैं, फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। याद आ रही है सारी चीजें? याद आ रहा है? तो विभज्योतक ऊतक लगातार क्या करेगा? विभाजन करेगा, नई नई कोशिका बनाएगा। वो नई नई कोशिकाएं जो है वो एक समय के बाद क्या हो जाएंगी? एक तरीके से उनके अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएंगी, किसमें परिवर्तित हो जाएंगी? स्थायी ऊतक में, है ना? तो क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है मेरे भाई। तो वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा ऊतक? विभज्योतक ऊतक, ना कि स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक है जिसकी वजह से वृद्धि होती है। अब देखिए, वृद्धि जो है ना, वृद्धि की जो अवधि है उसको हम मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटे हैं। कौन कौन सा? विभज्योतकीय, दीर्घीकरण और परिपक्व। विभज्योतकीय, दीर्घीकरण और परिपक्व। अब देखिए, ये जो डायग्राम यहां पर दिखाया हुआ है, ये वाला डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये एक बीज था। जैसे आपने चना कभी अंकुरित किया है? सोचो, यस सर, चना अंकुरित किया है। चना कभी अंकुरित किया है तो अंकुरित करने के बाद एक पतला सा सफेद रंग का धागा निकलता है? वो क्या होती है? मूल होती है उसकी, मूल। ये चना अंकुरित किया, ये इसकी मूल निकली है, दिख रही है? अब जरा याद करिए, आप में से कितने बच्चों को याद है जो मूल जो होती है उसमें कुल मिलाकर 3 क्षेत्र याद आ रहे हैं? सोचिए, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र विभज्योतक। कौन सा? ये विभज्योतक क्षेत्र है, ठीक है? अब यहां पर जो कोशिका, इधर देखिए प्रभु, ध्यान से देखिए, यहां पर जो कोशिकाएं हैं लगातार दे दनादन दे दनादन दे दनादन क्या करती जा रही है? विभाजन करती जा रही है। इधर की तरफ बढ़ती जा रही है, नई नई कोशिका बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। ये आ गई, ये आ गई, आ गई, आ गई, आती जा रही है, आती गई, ठीक है सर। कुछ इधर की तरफ भी आएंगी, यहां पर वो कौन सी होंगी? जो मृत हो जाएंगी, मर जाएंगी। जो मर गई है वो इधर आ गई, है ना? और जो जीवित है लेकिन विभाजन की क्षमता खत्म हो गई। सुनिएगा, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? देखो, ये वाला क्षेत्र क्या कहला रहा है? विभज्योतक, ठीक है? यहां पर जो कोशिका, उनके अंदर क्षमता क्या करने की? लगातार विभाजन करने की, ठीक है सर। यहाँ की कोशिकाओं ने विभाजन किया, करा, नई नई कोशिकाएं बनी। वो कोशिकाएं इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, लेकिन इधर की तरफ जो आ रही है, नीचे की तरफ यहां जो आ रही है, ये है क्या? मृत कोशिका। मृत, खत्म हो गई, नष्ट हो गई है, मृत है। और ये जो मृत कोशिकाओं का ये जो समूह जो है, ये कहलाता है मूल गोप, मूल गोप, ठीक है? और ये जो जीवित कोशिकाएं हैं जीवित लेकिन स्थायी है, स्थायी स्थायी, क्योंकि विभज्योतक ऊतक लगातार विभाजन करके नई नई कोशिका बना रहा है। और ये नई नई कोशिका है तो जीवित, लेकिन इनके अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो गई, ये स्थायी ऊतक है। अब जरा सोचिए, ये लगातार अगर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, तो मूल की लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो इस क्षेत्र को हमने क्या बोला? दीर्घीकृत क्षेत्र, दीर्घीकृत क्षेत्र, ये विभज्योतक क्षेत्र, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे भाई। इसी दीर्घीकृत क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं, इसी दीर्घीकृत क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं और ज्यादा बड़ी हो जाती है, खिसक खिसक कर इधर की तरफ आ रही है, खिसक खिसक कर और ज्यादा बड़ी हो जाती है और परिपक्व हो जाती है। अब परिपक्व का मतलब कि यहां से कुछ, याद करिए, कुछ संरचनाएं निकली थी। क्या नाम था? मूल रोम था। याद आ रहा है? क्या था? मूल रोम। तो कुल मिलाकर ये वाली कोशिकाएं और ग्रोथ करी, परिपक्व हुई, बड़ी हो गई, और क्या बनाई है सर जी? मूल रोम बनाई है। यानी कुल मिलाकर ये वाले क्षेत्र की कोशिका मैच्योर हो गई है, परिपक्व हो गई है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? परिपक्वन क्षेत्र। तो जरा सोचिए, वृद्धि की अवधि को अगर मैं देखूं तो सबसे पहले विभज्योतक क्षेत्र, उसके बाद दीर्घीकृत क्षेत्र, उसके बाद परिपक्वन क्षेत्र। यही लिखा हुआ है, विभज्योतक क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। खत्म। ये मूल के अंदर ये चीज बता रखी, यही चीज मैंने आपको समझाई, और ये चीज हम पहले भी देख चुके, मैंने आपसे बोला था, याद आ रहा है? पुष्पे पादपों का शारीर, उस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। बोलिए, डंडना डंडन। चले आगे, नेक्स्ट।
अब देखिए यहां पर वृद्धि की दर हम देखने वाले हैं, ग्रोथ रेट, वृद्धि की हम दर देखने वाले हैं। प्रभु ध्यान से सुनना, ये अगर समझेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना तो ये यूं की यूं ये चीज 12वीं कक्षा में है, 12th क्लास में आती है, जहां पर एक चैप्टर है जीव और समष्टि, वहां पर ये टॉपिक आता है, बिल्कुल सेम टू सेम होएगा। देखना, देखिए वृद्धि की जब हम दर देखते हैं वहां पर हम जनसंख्या की दर देखते हैं कि जनसंख्या किस तेजी से बढ़ रही है, समझना, तुलना करना। यहां पर हम वृद्धि की दर देख रहे हैं, यानी कोशिकाओं की बात करेंगे, कोशिका बढ़ती जा रही है। उस चैप्टर में 12वीं कक्षा के चैप्टर में है जनसंख्या की दर किस तेजी से बढ़ती है, कैसे बढ़ती है। तो बात तो वही है कि जिस दर से कोशिकाएं बढ़ेंगी उसी दर से, भाई कोशिकाएं अगर बढ़ रही है यानी जीव बढ़ रहा है, जीव बढ़ रहा है तो नया जीव भी तो पैदा होएगा, नया जीव पैदा होगा तो जनसंख्या भी तो बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जैसे हम वृद्धि की दर देखते हैं ऐसे 12वीं कक्षा में अध्याय है जीव और समष्टि, वहां पर हम जनसंख्या की दर देखते हैं, समष्टि बोलते हैं जनसंख्या को, समष्टि की दर देखते हैं किस दर से बढ़ती है। सेम टू सेम आपको दो प्रकार के वक्र मिलेंगे, दो प्रकार के वक्र जो अभी हम देखने वाले। देखिए हमारी बुक बोलती है कि वृद्धि की जो दर है ना, या वृद्धि जो होती है, वृद्धि जो होती है दो तरीके से होती है। क्या हमारी बुक बोल रही है? वृद्धि जो है वो दो तरीके से होती है, दो तरीके से। एक होती है अंक गणितीय, अर्थमेटिक, और एक बोलती है ज्यामितीय, रेखा गणितीय, जियोमेट्रिक। क्या बोला हमने? हमने बोला कि भैया वृद्धि का मतलब क्या? वृद्धि का मतलब क्या? कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना, है ना। अब ये जो वृद्धि जो हो रही है कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से होगी। अब दो तरीके से कोशिकाओं की संख्या बढ़ सकती है, या तो अंक गणितीय रूप से या ज्यामितीय रूप से। ये ज्यामितीय रूप से और अंक गणितीय रूप से का मीनिंग क्या है, आइए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखिए सबसे पहले बात कर रखिए अंक गणितीय वृद्धि, अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है। इधर जरा इस डायग्राम को देखो, आराम से देखना, आराम से तसल्ली से देखना, या पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना। देखो ये एक कोशिका है, ध्यान से देखना, एक कोशिका जिसने विभाजन किया और दो कोशिका बनाई, ठीक, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो दोनों कोशिकाएं उनमें से एक कोशिका को मैं लाल कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए अंक गणितीय वृद्धि क्या कहती है कि जब एक कोशिका विभाजन करके दो कोशिका बनाती है तो इन दोनों में से ना केवल एक विभाजन करती है, दूसरी वृद्धि करती है। क्या? फिर से सुनना, मैंने क्या बोला? एक कोशिका जब विभाजन करती है तो दो कोशिका बनाई, हाँ। अब ये जो दोनों है इन दोनों में से एक विभाजन करेगी, दूसरी नहीं करेगी, दूसरी केवल वृद्धि करेगी। अब जरा सोचिए, ये वाली विभाजन कर रही है, व्हाइट वाली जो है वो मैं क्या दिखा रहा हूं, विभाजन वाली। इसने विभाजन किया और इसने विभाजन नहीं किया। अब इधर देखिएगा, गौर से देखिएगा प्रभु, गौर से देखिएगा, ये लाल वाली यूं की यूं, है ना। अब जरा सोचिए, ये सफेद वाली थी, इसने दो कोशिका बनाई। अब इन दोनों में से वापस से एक करेगी क्या, विभाजन, दूसरी विभाजन नहीं करेगी, यानी अब ये वाली भी विभाजन नहीं करेगी। अब जरा देखिए, वापस से देखिए, इसने विभाजन किया, दो बनाई, इन दोनों ने कोई विभाजन नहीं किया, ये बस बड़ी हो रही है। अब मुझे बताएं मैं लाल लाल किसको करूंगा? सर ये दोनों तो लाल लाल है। सर इसने जो दो बनाई इनमें से वापस से केवल एक विभाजन करेगी, दूसरी विभाजन नहीं करेगी। अब इसी चीज को जरा देखिए, यहां पर दिखाया हुआ है, देख लीजिए, ये दो कोशिकाएं हैं, ये देखिए गौर से देखिएगा, दो कोशिकाएं हैं 1 2, जिसमें से इसने 1 ने विभाजन किया, 2 ने विभाजन नहीं किया। ये 2 यूं की यूं बड़ी हो गई, वृद्धि कर ली, हो गई, वृद्धि करके बड़ी हो गई। इसने विभाजन किया, 2 बनाई 2 1 2 बनाई। अब इन 1 2 में से ये वाली तो विभाजन कर रही है, मतलब ये वाली तो वृद्धि कर रही है, इन दोनों में से एक वृद्धि कर रही है और इसने फिर से विभाजन किया, कितनी बनाई, 2 1 2। फिर वापस से ये वाली क्या करेगी, वृद्धि करेगी, ये भी वृद्धि करेगी, ये भी वृद्धि, ये वाली फिर से विभाजन करी 1 2। तो ऐसी वृद्धि, कोशिकाओं का इस प्रकार का विभाजन, इस प्रकार की वृद्धि क्या कहलाती है, अंक गणितीय। अब इसी चीज को देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ, अंक गणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका विभाजित होती है जबकि दूसरी परिपक्व होती है। आया समझ में? ये होती है क्या, आपकी वृद्धि, जिसको हम बोलते हैं अंक गणितीय वृद्धि। अब इसमें सीधी सी बात है, वृद्धि होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। यहां पर जो वक्र खींचेगा वो कैसा होएगा, रेखीय होएगा, सिंगल रेखा से बना हुआ है। ये ग्रोथ क्या कहलाती है, अंक गणितीय कहलाती है, अर्थमेटिक वृद्धि कहलाती है। बताइए, ये वाली समझ में आ गई, सिंपल सा था, एक कोशिका से 2 बनी, 2 में से एक वृद्धि कर रही है और एक विभाजन कर रही है। जिसने विभाजन किया फिर 2 नहीं बनाई, 2 में से फिर
एक वृद्धि करेगी और दूसरी विभाजन करेगी। यानी हर विभाजन के बाद एक वृद्धि करेगी, एक विभाजन करेगी, एक वृद्धि करेगी, एक विभाजन करेगी। तो इस तरह की वृद्धि जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंक गणितीय। सिंपल, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं था? चलें आगे। अब इधर देखिएगा, दूसरी जो वृद्धि होती है ये वास्तविक वृद्धि होती है। क्या ऐसी वास्तविक वृद्धि मिलती है? नहीं, ऐसी बहुत कम होती है। वास्तविक वृद्धि ये होती है क्या? ये कोशिका जिसने विभाजन किया, दो कोशिका बनाई, ये दोनों कोशिका विभाजन करेंगी और फिर वृद्धि करेंगी। फिर ये 4 विभाजन करेंगी, 8 बनाएंगी, वृद्धि करेंगी। फिर 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये वाली सिंपल सी है। अब जानते ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2096, 4192। इस तरीके से वृद्धि चलती जाएगी। लेकिन कब तक? इस वृद्धि को, ज्यामितीय वृद्धि को मैंने क्या बोला? ये वास्तविक वृद्धि होती है। अब वास्तविक वृद्धि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर जरा सोचिए, इसका मैं वक्र आपको दिखाता हूं कैसा होता है। देखिए, ये वाला वक्र, सीधी रेखा वाला वक्र कौन सा होता है बेटा जी? याद रखना, अंक गणितीय वृद्धि। वास्तविक वृद्धि नहीं होती है। वास्तविक वृद्धि ये होती है ज्यामितीय वृद्धि। ज्यामितीय वृद्धि। अब इसमें 3 अवस्थाएं देखिएगा। सबसे पहले ये वाली जो अवस्था है, फिर ये वाली अवस्था है, और फिर ये अप्रगामी अवस्था। 3 अवस्थाएं कुल मिलाकर, ठीक है? तो देखिएगा बेटा जी, यहां पर लैग फेज, इसको हम बोलते हैं लैग, इसको बोलते हैं लॉग, और इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी। अब अपने ऊपर अपना कर देखना, अपने ऊपर बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अपने ऊपर अपना कर देखना। जब आप पैदा हुए या कोई पादप पैदा हुआ तो धीरे 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 वृद्धि करी। आपने देखा किसी पादप को एकदम से हाइट खींचते हुए? नहीं। आप जब पैदा हुए थे तो एकदम से आपने हाइट खींची थी? नहीं। धीरे 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 5-6 साल तक बढ़े, फिर आपकी थोड़ी सी हाइट बढ़ी। आप 6th-7th क्लास में आए, आपकी हाइट बढ़ रही है। एकदम से आतंकी रूप से, आतंकी का मतलब एकदम से, अचानक से, भयंकर रूप से एकदम से क्या हुआ? डिशुम, एकदम से क्या हुआ? वृद्धि बढ़ गई एकदम से। और ये जो एकदम से बड़ी है इसको हम बोलते हैं चरघातंकी अवस्था। याद रखना, इस अवस्था को क्या बोलते हैं? चरघातंकी अवस्था बोलते हैं। याद रखना, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? चरघातंकी अवस्था या लॉग अवस्था। नाम मत भूलना। लैग अवस्था कौन सी होती है? जिसमें स्टार्टिंग में धीरे धीरे वृद्धि होती है, बहुत धीमे होती है। लैग फेज में धीमे होती है, लेकिन एकदम से बढ़ जाती है। किसमें? चरघातंकी या लॉग अवस्था में एकदम से बढ़ जाती है, चरघातंकी चरण में। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि मेरी हाइट, आपकी हाइट क्या हो जाएगी? स्टेशनरी, यानी वृद्धि जो है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, ना बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है? सो क्या ये वास्तविक वृद्धि होती है कि नहीं होती है? जरा सोचिए। जी हाँ, ये वास्तविक वृद्धि है। तो ये होती है वास्तविक वृद्धि, जिसको हम बोलते हैं ज्यामितीय वृद्धि। और ये वाली जो थी ये वास्तविक नहीं होती है, लेकिन होती है। ये भी एक प्रकार की वृद्धि होती है जिसमें सीधी रेखा बनती है, सिर्फ बढ़ती जा रही है कोशिका, सिर्फ बढ़ती जा रही है। एक समय के बाद रुक नहीं रही, हमेशा बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको आइडिया दिलाता हूं कि 12वीं कक्षा में जब आप अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर आप, यहां पर तो आपने वृद्धि की दर देखी है ना, 2 तरीके से, है ना? एक ये वक्र होता है जिसको हम जे वक्र बोलते हैं। जे कैसा वक्र होता है? ये देखो, ये इस तरीके से होता है। जे बढ़ती जा रही है। और एक होता है एस वक्र, सिग्मोइड वक्र बोलते हैं। ये वाला कौन सा वक्र था? सिग्मोइड। वास्तविक वक्र बोला जाता है। एस कर्व भी बोलते हैं, एस कर्व। ये देखो, एस वक्र भी लिखा हुआ है। एस का मतलब सिग्मोइड। और जिसको अभी भी ना समझ में, एस बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है ना? तो अब मैं आपको बताता हूं, 12वीं कक्षा में हल्का सा हिंट दे रहा हूं, वहां पर आप जनसंख्या की वृद्धि देखते हैं। ठीक है? अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सपोज मान लो कोई जगह है, मान लो दुबई है। ठीक है? आज से 10-15 साल पुरानी अगर मैं बात करूं, दुबई में ज्यादातर लोग नहीं थे, इतने लोग नहीं थे, क्योंकि वहां पर इतने साधन नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे वहां पर तेल की खादानें खोजी गई, अरे लोगों को पता लगा, अरे भैया बहुत पैसा है तेल में, तो लोग आकर बसने लग गए और बसते गए, अमीर होते गए, बसते जा रहे। तो जरा सोचिए, दिमाग लगाए, क्या इस कंडीशन में वहां पर आबादी बढ़ती जा रही, यानी इस हिसाब से तो ये आबादी हमेशा बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, है ना? लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। वास्तव में एक समय के बाद में हर देश की एक सीमा होती है कि नहीं होती है? होती है ना? हर देश की एक सीमा होती है कि उस सीमा के अंतर्गत जितने लोग आ सकते हैं आ गए, अब इससे ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं,
तो फिर समस्याएं पैदा होती है, जैसे जनसंख्या विस्फोट जो भारत में है कि नहीं है ना, होता है ना। तो जरा सोचिए, उसके बाद में कहीं ना कहीं कुछ कारक ऐसे आ जाते हैं जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो वास्तव में हकीकत में वक्र कौन सा हुआ, एस कि जे? एस होता है। समझ में आया? बस यही चीज यहां पर बता रखी थी। अब ये जो फॉर्मूले हैं बहुत सीधी सी बात है भैया कि गणितीय रूप से अगर हमें वृद्धि देख रहे हैं किसी पादप में, तो मान लेते हैं शून्य टाइम पर कितनी ऊंचाई थी उस पेड़ की, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई थी। अब हमें पता लगानी है कि भैया टी टाइम पर मान लेते हैं 10 साल बाद कितनी है, तो 10 साल बाद कितनी है, जब पैदा हुआ था शून्य टाइम पर, जब हमने कैलकुलेट की थी 5 सेंटीमीटर थी। फिर आर जो है वृद्धि की दर दीर्घीकरण प्रति इकाई समय, आर की कुछ वैल्यू होती है, हर पेड़ के लिए आर की कुछ वैल्यू होती है। बस खत्म, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब इंपॉर्टेंट होगा, 12th क्लास में जब जनसंख्या की दर आप पढ़ेंगे। यहां पर अभी सिर्फ मीनिंग समझना था कि भैया यहां पर एक्चुअली अंक गणितीय वृद्धि का मीनिंग क्या था। क्या? एक ऐसी वृद्धि जिसमें लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वृद्धि हो रही है, एक बढ़ रही है, एक वृद्धि कर रही है, एक बढ़ रही है, एक वृद्धि कर रही है, वृद्धि बढ़ रही है, वृद्धि बढ़ रही है। ठीक है, यहां पर वृद्धि भी हो रही है, बढ़ भी रही है, लेकिन एक समय के बाद में मेरे भाई ये सारी जो है अब इनके अंदर क्षमताएं खत्म हो जाती है किसकी, वृद्धि की। अब जरा सोचिए, विभजोतक ऊतक यही तो था, लगातार वृद्धि करता गया, संख्या बढ़ाता गया, एक समय के बाद किसमें बदल गया, स्थायी ऊतक में। अब बताओ, हो गया ना, स्थायी ऊतक में जब बदल जाएंगे, स्थायी ऊतक में जब बदल जाएंगे तो जरा सोचिए उसके बाद वृद्धि कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? स्टेशनरी हो जाएगी। समझ में आया? तो वास्तव में हकीकत में वृद्धि कैसी होती है, ऐसी होती है, याद रखना, ज्यामितीय होती है। क्लियर? चले नेक्स्ट। अब वृद्धि के लिए कौन कौन सी दशाएं इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बता, वृद्धि के लिए क्या क्या चाहिए? सोचो, क्या जल नहीं चाहिए? सोचिए, जल नहीं चाहिए? अरे मेरे भाई जल चाहिए, तभी तो जल को यूज में लेंगे प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण होएगा तो भैया प्रकाश भी चाहिए, लाइट यानी प्रकाश भी चाहिए। तो प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, चलिए प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, प्रकाश जल चाहिए, क्या उसमें एंजाइम काम नहीं करेंगे? भैया जरा सोचिए, तत्व नहीं चाहिए, खनिज तत्व नहीं चाहिए, खनिज तत्व चाहिए, जल चाहिए। याद करिए, आपको याद नहीं आ रहा, मैंगनीज क्लोरीन की उपस्थिति में जल को तोड़ा था, याद करिए, याद आ रहा? तो भैया ये हमने प्रकाश संश्लेषण करा दिया, एक निश्चित तापमान पर कराएंगे, करा दिया, क्या बना सर जी? ऑक्सीजन बनी, भोजन बना। अरे उस भोजन का क्या करेंगे सर? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेंगे, ये ऑक्सीजन भी यूज में ले ली, तोड़ भी दिया, क्या मुक्त होगी? एनर्जी। उसी एनर्जी को यूज में लेकर एक पेड़ टिका रहेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका रहेगा, अपनी जड़ों को मजबूत करके टिका रहेगा। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो गिर नहीं जाएगा। तो सारी की सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए। क्या? वृद्धि के लिए सारी कंडीशन चाहिए। जल चाहिए, एंजाइमों की क्रियाशीलता चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, इष्टतम तापमान चाहिए, प्रकाश चाहिए, गुरुत्वाकर्षण भी चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए किसको? एक पादप की वृद्धि के लिए। समझ में आया? लेकिन इष्टतम लाभकारी तापमान, ठीक है, और सीमित मात्रा में क्या आपके जितने भी पोषक हैं, अब कैसे हो सकता है? वृद्ध भी चाहिए, सूक्ष्म भी चाहिए, इष्टतम तापमान चाहिए, और एक सीमित मात्रा में प्रकाश चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हो, जल चाहिए, सब कुछ चाहिए मेरे भाई। तो देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, आपको ये समझना पड़ेगा, इस चैप्टर में बहुत इजी है। अगर मैं इस चैप्टर की इस हेडिंग को भी पढ़ लूं ना, मेरे को समझ में आ जाएगा क्या कि वृद्धि के लिए क्या क्या दशाएं चाहिए, यानी कौन कौन सी चीजें चाहिए। मैं आंख मीच करके, आप सोचो, आंख मीच करके आप नहीं बता सकते कि वृद्धि के लिए, पादप को वृद्धि के लिए क्या क्या चाहिए ना सर? ये सारी चीजें चाहिए, एंजाइम चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लाइट चाहिए, तापमान चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब बात करते हैं बेटा जी इसके बाद में 3 बिंदु, ये 3 शब्द जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में वापस से आए हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं और अच्छे से पढ़ाया है, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको। ये 3 बिंदु, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, कहां पर पढ़ा है? पुष्पीय पादपों के शारीरिकी या पुष्पीय पादपों का शारीर जो चैप्टर है, वहां पर ये तीनों शब्द आपको बताए, विभेदन, निर्विभेदन और पुनः विभेदन। नहीं, देखिए यहां पर विभेदन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन। याद आ रहा है? याद आया? भूल गए हैं क्या? एक विभजोतक ऊतक था, कौन सा? प्राथमिक विभजोतक ऊतक जो था वो बदला किसमें? प्राथमिक स्थायी ऊतक में। किसमें बदला? प्राथमिक स्थायी ऊतक में बदला। जरा सोचिए इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? सर्जी विभेदन। फिर ये जो प्राथमिक स्थायी ऊतक था ये किसमें बदला? ये बदला द्वितीय विभजोतक में।
इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? निर्विभेदन। पढ़ाया हुआ है भाई, देखो सीधी सी बात है। फिर ये द्वितीय विभेदोतक किसमें बदला था सर जी? द्वितीय स्थायी ऊतक में। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था सर जी? इस प्रक्रिया को हमने बोला था पुनर्विभेदन। तो जरा सोचिए, एक पेड़ के अंदर ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं कि नहीं होती है? विभेदन भी होता है, निर्विभेदन भी होता है और पुनर्विभेदन भी होता है। समझ में आया? क्लियर है? ये पढ़ चुके हैं सब कुछ। जो नहीं जानते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, एक काम करिएगा, इस चैप्टर को नहीं, 6th चैप्टर को, पुष्पपादपों का शारीरिकी जो चैप्टर है उसमें जब ये तीनों टॉपिक पढ़ाए थे, एक बार फटाफट रिवाइज करिएगा, इस तीनों टॉपिक को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते बेटा जी। यहां पर देखिए, यहां पर एक टॉपिक आ रहा है प्लास्टिकता या सुघट्यता। अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, सोचना, किसी भी पेड़ को अलग अलग समय पर, जैसे जब छोटा था तो अलग वातावरणीय परिस्थितियां मिली, थोड़ा सा बड़ा हुआ अलग वातावरणीय परिस्थितियां मिली, और बड़ा हुआ थोड़ी और अलग वातावरणीय परिस्थितियां मिली। तो अलग अलग समय पर अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियां मिलने से उसके शरीर की संरचनाओं में बदलाव आए। नहीं आया समझ में? देखो देखो देखिएगा, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा बेटा जी। यहां पर पुदीना है, मान लेते हैं। जब तरुण अवस्था में था और प्रौढ़ अवस्था में था, तरुण मतलब बाल्यावस्था और प्रौढ़ मतलब वयस्क अवस्था, तो इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से थी, बाद में कुछ इस तरीके से हो गई। इधर देखो, ये बटरकप है, जिसमें इसको जब ये कहां पर मिल रहा था? स्थलीय अवस्था में मिल रहा था, तो इसकी पत्तियों का कुछ ऐसा आकार था। लेकिन जब जलीय अवस्था में आया तो इसकी पत्तियों का कुछ आकार बदल गया। अब आप खुद जरा सोचिए मेरे भाई, आपको क्या दिख रहा है? क्या संरचनात्मक परिवर्तन दिख रहा है? अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियां मिलने के कारण कहीं ना कहीं संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिकता, प्लास्टिसिटी, सुघट्यता। पढ़ लो। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण, किसके प्रभाव के कारण? पर्यावरण के प्रभाव के कारण जीवन के विभिन्न चरणों में, क्या बोला था? जीवन के विभिन्न चरण आते हैं, छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। तो पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है, अलग अलग समय पर पड़ रहा है, भिन्न भिन्न चरणों में पड़ रहा है, अनुसरण करते हैं, उसको फील करते हैं और विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन करते हैं। लो, एक ही लाइन में बता रखी है आपको, क्या कि एक पौधा है ना, एक पौधा है जिस पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है सर, जब वो छोटा था तब कुछ पर्यावरण परिस्थितियां उसको मिल रही थी, और बड़ा हुआ और परिस्थितियां मिली, कुछ और अलग मिली, और बड़ा हुआ मान ले तो और अलग मिली। तो अलग अलग जीवन के चरणों में अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियां मिलने से शरीर में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। यही क्या कहला रही है? प्लास्टिसिटी कहला रही है। और यही उदाहरण दे रखे धनिये में, कपास में, बटरकप में, कहीं ना कहीं पत्तियों का आकार बदल गया, पत्तियों की संख्या बदल गई है। यही आपकी क्या कहला रही है? प्लास्टिसिटी। बताएं, सिंपल सी बात समझ में नहीं आई? सिंपल था, पता नहीं काहे नहीं समझ पाते हैं बालक, बताओ। सिंपल सी बात है कि मैं जब छोटा था तो मेरे 2 हाथ थे, मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, अलग पर्यावरणीय परिस्थितियां मिली, मेरे 5-10 हाथ हो गए, और बड़ा हुआ मेरे 10-12 हाथ हो गए। हालांकि हमारे अंदर नहीं होती है ये प्लास्टिसिटी, कि हमारे अंदर ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन आ जाए कि 2 हाथ की जगह फिर 10-12 हो जाए, फिर 15-20 हो जाए। ये पादपों में मिलती है ये प्रक्रिया, जिसका नाम है प्लास्टिसिटी। डन? क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर एक डायग्राम दे रखा है। ये गुड़िया पेड़ को पानी दे रही है, यानी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए, खनिज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब आप मुझे बताएं, किसी भी पादप को अगर वृद्धि करनी है तो कुछ कारकों की जरूरत होती है। क्या कारक जरूरी है? कौन से कारक सर? मैंने आपसे बोला क्या लाइट, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो वृद्धि के लिए जरूरी है। सोचो, है कि नहीं? है ना? तापमान है कि नहीं है? हाँ है। वाटर, जल है कि नहीं है? बिल्कुल है। ऑक्सीजन बिल्कुल है। न्यूट्रिशन यानी पोषक, जो तत्व, जो खनिज मिल रहे हैं। सोचिए, ये सारे कारक पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक है। हाँ सर, है, बिल्कुल है ना? सहमत हो मेरी बात? ये सारे कारक आवश्यक है ना? लेकिन ये कारक पेड़ के अंदर है कि पेड़ के बाहर से मिल रहे हैं? पेड़ को बाहर से मिल रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? बाह्य कारक। बाह्य कारक, ये कुछ ऐसे बाह्य कारक हैं जो जरूरी है किस चीज के लिए? पादप की वृद्धि के लिए। ठीक है, अब पादप की वृद्धि के लिए अंतः कारक भी होते हैं। पादप के अंदर भी तो कुछ कारक होते हैं, अंतः कारक, जो पादप के अंदर मिलते हैं पादप की वृद्धि के लिए। कौन सर? जैसे जीन्स, नाम सुने? डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? जीन होता है ना। तो जीन भी चाहिए वृद्धि के लिए। आप 12वीं कक्षा में आएंगे, जब आप आनुवांशिकता पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे हम जीन को संबोधित करते हैं
कैपिटल अक्षर से, स्मॉल अक्षर से, याद आ रहा है 10वीं कक्षा में थोड़ा बहुत पढ़ा हो अगर हल्का हल्का। ये एक जीन है जो प्रभावी जीन है, जो कहीं ना कहीं लंबेपन के लिए जिम्मेदार होगा। जरा सोचिए, जीन भी तो निर्धारित करेगा कि नहीं करेगा कि पेड़ लंबा होएगा कि पेड़ बौना होएगा, पेड़ में फल ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे। है, जरा सोचिए, खुद सोचिए। मेरे अंदर मेरी आंखों का रंग, मेरे बालों का रंग, मेरे शरीर का रंग, मेरी सारी ये जो शरीर के अंदर जितने भी लक्षण है, ये कौन रेगुलेट करता है मेरे भाई? मेरे जीन्स। कहां से आ रहे हैं? मम्मी पापा से आ रहे हैं। लक्षण उत्पन्न करते हैं, पादप में नहीं करेंगे। पादपों में भी तो जीन्स आ रहे हैं ना मम्मी पापा से। युग्मकों में क्या आ रहा है? गुणसूत्र आ रहा है ना। गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए से। डीएनए का छोटा सा भाग क्या होता है? जीन होता है। पकड़े कि नहीं पकड़े? नहीं पकड़े। अरे भैया, युग्मकों में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए से। डीएनए का भाग कौन होता है? जीन होता है। ये जीन लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो जरा सोचिए, क्या अंतः कारक जैसे जेनेटिकल कारक यानी जीन्स रेगुलेट नहीं करेंगे पादप की वृद्धि को? बिल्कुल करेंगे। मेन इस चैप्टर में दे रखे हैं ये जो हमें पढ़ने हैं, क्या कि कुछ कारक जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्मोन। कुछ ऐसे कारक जिनको हम क्या नाम देते हैं? हार्मोन। ये हार्मोन पादप के अंदर होते हैं और वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इनको हम बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक। क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो हार्मोन्स। हार्मोन्स का मतलब फाइटो हार्मोन्स का मतलब पादप के अंदर मिलने वाले हार्मोन। जैसे आपके अंदर हार्मोन्स होते हैं ना, वृद्धि को नियंत्रित नहीं करते। जरा सोचिए, आपने पढ़ा होगा हमारे अंदर पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से कोई जीएच निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ को नियंत्रित करता है कि नहीं करता? करता है ना, पढ़ा है ना। तो जरा सोचिए, पादप के अंदर हार्मोन नहीं होंगे ना, उसकी वृद्धि को नियंत्रित नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो यहां पर कुल मिलाकर पादप वृद्धि नियामक बोल दीजिए। पादप वृद्धि नियामक का मतलब वो हार्मोन जो पादप की वृद्धि को नियंत्रित करेंगे। क्या? वे हार्मोन जो पादप वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। पादप वृद्धि को नियंत्रित करते हैं वो हार्मोन। अब ध्यान से देखिए, कौन से होते हैं सर हार्मोन? आइए, हमने पादप वृद्धि नियामक जो है उनको हमने दो भागों में बांट दिया। कौन? हमने ये जो पादप वृद्धि नियामक है ना, कौन है सर? हार्मोन्स। हमने इनको दो भागों में बांट दिया। एक को हमने बोला पादप वृद्धि प्रेरक हार्मोन, यानी एक वो जो पादप की वृद्धि को प्रेरित करेंगे, बढ़ाएंगे, और एक वो जिनको हमने बोला पादप वृद्धि संदमक हार्मोन। एक वो जो पादप की वृद्धि को कम करेंगे। है सर, वृद्धि को कम भी करते? अरे भाई, यहां पर शब्द देख, क्या लिखा हुआ है? नियंत्रण। सोचो, नियंत्रण का मतलब हमेशा किसी चीज को बढ़ाना ही होता है क्या? कम करना नहीं होता। सोचिए, नियंत्रण का मतलब क्या होता है? एक टीचर है, वो नियंत्रित कर रहा है आपको, मतलब आपको पढ़ा भी रहा है और आपको डांटेगा भी अगर आप नहीं पढ़ोगे। समझ में आया ना? समझ में आया? तो बस वही चीज है यहां पर। नियंत्रण का मतलब कि वो हार्मोन जो कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे वृद्धि को, वो हार्मोन जो कहीं ना कहीं रोकेंगे किसको? वृद्धि को। तो दो कैटेगरी में बांट दिया। कौन से होते हैं सर जी जो प्रेरित करते? कौन से होते हैं जो इनहिबिट करते हैं? संदमक का मतलब इनहिबिट, प्रेरक का मतलब स्टिमुलेट। प्रेरक का मतलब स्टिमुलेट और संदमक का मतलब इनहिबिट, रोकते हैं, प्रेरित करते हैं। कौन से होते हैं मेरे भाई? तीन होते हैं, याद रखना, तीन होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। हिंदी में भी यही बोलते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ये तीन हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं। जबकि एबीए कौन होता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जिसको हम एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं। हिंदी भाई, एसिड को हम क्या बोलेंगे? अम्ल। एब्सिसिक को एब्सिसिक ही बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है इथाइलिन। तो कुल मिलाकर मेरे भाई, दो ऐसे हार्मोन पादपों में जो वृद्धि को रोकते हैं और तीन ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाते हैं। तो इस चैप्टर में बस हमें पढ़ने हैं कुल मिलाकर ये 5 हार्मोन। चैप्टर खत्म। हाँ, मैंने यही तो बोला था, यही है इस चैप्टर में। समझ में आया? तो ये था बेटा जी आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने वृद्धि की बात करी है। मेन आज जो लेक्चर में जो मेन जो चीज थी वो थी दो प्रकार की वृद्धि, एक अंकगणितीय और एक ज्यामितीय। याद रखना, अंकगणितीय का मतलब एक कोशिका जब विभाजन करती है तो दो बनती है, दोनों में से एक वृद्धि करेगी, है ना, परिपक्व होगी, दूसरी विभाजन करेगी। अब जब दूसरी विभाजन करेंगी तो दो बनेंगी और एक वृद्धि करेगी। दो में से
मतलब टोटल कितनी होगी? 3। 3 में से अब एक तो पहले से वृद्धि करी, वो तो करेगी। अब ये जो 2 नहीं बनी, 3 में से एक वृद्धि करेगी, बची कौन? 1। ये फिर से विभाजन। तो कुल मिलाकर एक वृद्धि करेगी, एक विभाजन, एक वृद्धि, एक विभाजन, ये चलता रहेगा अंकगणितीय वृद्धि। और जब दोनों के दोनों वृद्धि करेंगे, विभाजन करेंगे, वृद्धि करेंगे, विभाजन करेंगे, ये क्या कहलाती है? आपकी ज्यामितीय, जो एक समय के बाद स्थायी ऊतक में बदल जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी वृद्धि, ज्यामितीय है। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। वक्र याद रखना, एक था सीधी रेखा जे आकार का कर्व होता है और एक था सिग्मोइड, भूल मत जाइएगा। ज्यामितीय का कैसा होता है? सिग्मोइड। ये था लेक्चर। प्लास्टिसिटी भी याद रखना, प्लास्टिसिटी भूल मत जाइएगा, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। अब इस समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। पौधे में कौन सा भाग विभाजन कर सकता है? कौन सा भाग है जो विभाजन करता है? विभजोतक, संवहन ऊतक, वलकुट, कोई नहीं। दिमाग लगाएं, बहुत ही सीधा, बहुत सीधा प्रश्न है, बहुत सीधा साधा प्रश्न है। कौन सी भाग के अंदर क्षमता होती है विभाजन की? वलकुट में होती है, संवहन बंडल, संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम में होती है, विभजोतक ऊतक में होती है, या किसी में भी नहीं होती है? चलिए दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सा कारक पादप वृद्धि को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा कारक है जो पादप की वृद्धि को प्रभावित करेगा? वृद्धि को। तापमान, प्रकाश, एंजाइम या ये सभी? कौन है जो पादप की वृद्धि को प्रभावित करेगा? तापमान, प्रकाश, एंजाइम या ये सभी? चलिए समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बहुत ही सीधे साधे प्रश्न। पौधे में कौन सा भाग विभाजन कर सकता है? सीधी सी बात है, संवहन मंडल नहीं करते, स्थायी ऊतक होते हैं, वलकुट स्थायी ऊतक होता है, नहीं कर सकते। लेकिन विभजोतक तो करता है ना, इसी के अंदर ही तो क्षमता होती है विभाजन की। आंसर इज ए। आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कारक पादप वृद्धि को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है? याद करिए। तापमान करता है? हाँ करता है। प्रकाश बिल्कुल करेगा, एंजाइम बिल्कुल करेंगे, सारे के सारे करेंगे। आंसर इज डी। आंसर क्या है मेरे भाई? डी है। क्लियर? सिंपल सा था ना, बताओ, कुछ भी नहीं था। आज का लेक्चर सिंपल स्वीट सा था। चलिए, सो अब मेन इस चैप्टर में है 5 हार्मोन, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पादप वृद्धि नियामक, यानी वो जो हम 5 हार्मोन पढ़ने वाले हैं, 3 उत्प्रेरक या प्रेरक और 2 आपके संदमक, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।